कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स है, एमएस डोस है, एमएस वर्ड है या यूनिक्स है। क्या होगा? एमएस वर्ड कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो ऑपरेट नहीं करता वो है एमएस वर्ड। ठीक है, तो दो चार बातें इस टाइप से बना लो। देखिए ये जो है जैसे लिनक्स है, एमएस डोस है, यूनिक्स है, ये सब क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है, तो लिनक्स, एमएस डोस, यूनिक्स, ये सब के सब क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये जो है वो वर्ड प्रोसेस है, वर्ड प्रोसेस है ये। चलिए, तो अब याद रखने वाली बात है बस केवल लिनक्स है, यूनिक्स है, एमएस डोस है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, एमएस वर्ड पर तो टाइप होती है ना माइक्रोसॉफ्ट में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट नहीं है फिर आउटपुट है वो, बताइए। माउस, माउस से इनपुट देते हैं आप, है ना। प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट देता है, वो आउटपुट देता है। ऐसे कीबोर्ड है, स्कैनर है जिसे स्कैन करते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। तो कंप्यूटर की जो डिवाइस हैं देखिए वो दो प्रकार की होती हैं, खास खास नाम हम नोट कर लेंगे। जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से नाम आते हैं, जैसा कि माउस, कीबोर्ड, जैसा आता है स्कैनर, जो टच स्क्रीन है, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर होता है,
स्पीकर हेडफोन जो होते हैं, स्पीकर या हेडफोन तो कंप्यूटर की का जो सिद्धांत है, इनपुट जो देंगे आप उसी प्रकार का कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। तो इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस होती हैं और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, अब जो टैबलेट वगैरह आते नहीं आते, वो उनकी टच स्क्रीन वो इनपुट का ही तो काम करती है, ठीक है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन वगैरह जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, सब ये क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस हैं सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता भाई? 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या 27 अगस्त? तो 11 जुलाई को। 5 दिवस लिख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे हमारे लिए। 5 दिवस, 4 और जोड़ लेते हैं, 5-5 पर करके करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। तो एक तो विश्व जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस। एक दिवस का नाम लिखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। एक दिवस का नाम लिखेंगे विश्व विरासत दिवस। ऐसे ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो वेटलैंड होता है। और एक लिखेंगे विश्व शेर दिवस, विश्व शेर दिवस, लायन डे। तो बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अच्छा, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, 10 अगस्त। ठीक है, तो 5 डे हो गए, इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। 5-5 करके दिवस करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे एक समय। और सभी जितने मैं लिखवाता हूँ वो इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो हर दिन कोई ना कोई दिवस है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल। ये कह रहा है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया बच्चों को हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, सर्दी गर्मी की वजह से भी हो जाती है निमोनिया। तो निमोनिया जो है वो किस निमोनिया जो है वो किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी का नाम है? तो अंग का नाम हो जाएगा फेफड़ा। निमोनिया में सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, निमोनिया में सांस लेने में दिक्कत आती है। निमोनिया से जुड़ी हुई 2-4 बातें देख लीजिए। निमोनिया
ये निमोनिया है। निमोनिया से प्रभावित अंग तो प्रभावित अंग का नाम है बेटा फेफड़ा। निमोनिया से प्रभावित अंग का नाम क्या है? फेफड़ा। निमोनिया का कारण क्या है? तो निमोनिया का कारण है एक जीवाणु। जीवाणु को अंग्रेजी में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। निमोनिया के बैक्टीरिया का क्या नाम है? निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया के लिए एक वैक्सीन बनी थी इंडिया में। उस वैक्सीन का नाम क्या है? निमोनिया की प्रथम भारतीय वैक्सीन निमोनिया की प्रथम भारतीय वैक्सीन, उसका नाम है निमोसिल। उसका नाम है निमोसिल। और ये निमोसिल को किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, जो पुणे में है। ठीक है, किसने बनाया था इसको? इसका निर्माण किसने करा था निमोसिल का? तो सीरम इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। सवाल सुन लो, निमोनिया किस अंग की बीमारी है? फेफड़ों की। और बच्चों को अक्सर निमोनिया हो जाती है तो सांस लेने में उनको दिक्कत आती है। तो सांस हम किससे लेते हैं? फेफड़ों से। ठीक है, कारण क्या है? एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। तो पूछेंगे कि निमोनिया जो है वो जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, कवक से होती है। ठीक है, यह प्रोटोजोआ की बीमारी है। तो निमोनिया किसकी बीमारी है? जीवाणु की बीमारी है। अच्छा, निमोनिया के जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु का नाम है। निमोनिया की पहली भारतीय वैक्सीन का नाम बताइए। निमोनिया की पहली भारतीय वैक्सीन का नाम क्या है? निमोसिल है। और इसे किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, सीरम वालों की चर्चा चल रही है कोविड की वैक्सीन के संबंध में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले सवाल में क्या लिखा गया भैया? अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ में सीमा बनाता है। ऑप्शन है आपके सामने, चीन है, ब्राज़ील है, कनाडा है, भारत है। तो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश चीन है। और चीन जो है वो 14 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो हेडिंग बना लीजिए, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश। सीमा बनाने वाला देश। तो उस देश का नाम है बेटा चीन।
और चीन जो है वो 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। चीन कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 14 देशों के साथ सीमा बनाता है चाइना। 14 देश कौन कौन से हैं और उनकी कैपिटल क्या है ये लिखनी पड़ेंगी आपको। तो 14 देशों में एक हमारा देश भी है भारत, और पीछे ब्रैकेट में मैं उनकी राजधानी लिख रहा हूँ। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। एक चीन से सीमा बनाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा चीन से लगती है, राजधानी इस्लामाबाद। एक चीन से सीमा बनाने वाला देश है अफ़गानिस्तान। इनकी राजधानी भी नोट करते हुए चलें। राजधानी है उसकी काबुल। चाइना सीमा बनाता एक देश है, उसका नाम है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे या दुशानबे। एक देश जो सीमा बनाता है उसका नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। एक देश जो सीमा बनाता है चाइना से, उसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। उसकी राजधानी है अस्ताना। पहले नूर सुल्तान हो गई थी, अब अस्ताना है। फिर एक देश है जो सीमा बनाता है, उसका नाम है मंगोलिया। ये राजधानी बहुत आती पेपर में, याद रख लेना, उलान बटोर। अब अगली बार में सवाल अगर ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक देश कौन सा देश सबसे ज़्यादा देशों के साथ में सीमा बनाता है, अब हो सकता है ये पूछ ले कि बताओ किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। किसी मुल्क की राजधानी पूछ ले तो आपको राजधानी याद होनी चाहिए। 7 हो गए। 8वां देश रूस। रसिया सीमा बनाता है और रूस की राजधानी है मॉस्को। संसद का नाम ड्यूमा है। रूबल करेंसी है। एक देश है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया सीमा बनाता है, राजधानी है प्योंगयांग। प्योंगयांग। एक देश जो सीमा बनाता है उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। एक देश जो सीमा बनाता है उसका नाम है लाओस। हाथियों का देश लाओस। वियंतियाने। राजधानी है वियंतियाने। एक देश जो सीमा बनाता है चाइना से, उसका नाम है म्यांमार। राजधानी है नायपीताओ। पहले रंगून हुआ करती थी। एक देश है भूटान। भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और एक देश है नेपाल और इसकी राजधानी है काठमांडू। दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों के साथ में सीमा बनाने वाला देश चाइना है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमा विवाद जो है वो चाइना के ही है। चाइना का दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमा विवाद है। हर मुल्क के साथ में जो उसके पड़ोस में है, तकरीबन हर देश के साथ में उसका सीमा विवाद है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा विवाद किस देश का है? सर्वाधिक सीमा विवाद किस देश का है?
तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा भैया, बोलो, चीन। सबसे ज़्यादा सीमा विवाद वाला देश जो है वो कौन सा है, चीन है, चाइना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा विवाद जो है वो चाइना का है। चाइना के बाद कहते हैं कि रसिया है, जो बहुत सारे देशों के साथ में सीमा बनाता है। रसिया दूसरे नंबर पर आता है सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने के मामले में, रसिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चला आगे। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन ये है अपना कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा तकरीबन कितना होता है, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो 26 से 27%, 55 से 60, 70 से 75, 80 से 85, कितनी होती बताओ, किसी को मालूम है। 55 से 60%। मानव रक्त के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा होता है प्लाज्मा जो द्रव भाग है, और एक हिस्सा होता है ठोस रक्त कणिकाएं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। अब देखिए, जो मानव रक्त है उसके बारे में 2-4 बातें छोटी छोटी नोट कर लें। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त मतलब ह्यूमन ब्लड। तो देखिए कुछ सवाल हैं। मानव का जो रक्त है वो किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बनता है। ह्यूमन ब्लड जो है उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए, यह तरल संयोजी ऊतक से बना होता है या ऊतक से बनता है। देखो, तरल संयोजी ऊतक, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मानव रक्त किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बनता है, तरल संयोजी ऊतक। मानव के रक्त में, सुनो, मानव के रक्त में तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। तरल संयोजी ऊतक के से ही हमारी आँख का लेंस बनता है। हमारी आँख में जो लेंस होता है, उत्तल लेंस, वो भी तरल संयोजी ऊतक का होता है, ठीक है। तो नेत्र का जो लेंस है वो भी तरल संयोजी ऊतक का है, और ब्लड है वो भी किसका है, तरल संयोजी ऊतक का। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। इसका मतलब 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हल्का क्षारीय है। मानव का रक्त कैसा है, हल्का क्षारीय। मानव का जो रक्त है वो हल्का क्षारीय है, अम्लीय नहीं है बल्कि क्षारीय है, और क्षार में भी हल्का क्षारीय है। देखिए, मानव रक्त, या कह सकते हैं कि रक्त मतलब ब्लड, रक्त शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मानव के अंदर खून की मात्रा जो होती है उसके शरीर के कुल वजन के लगभग 7% के 7% के बराबर होती है। एक और सवाल देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये सब बातें मैंने वो बताई हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रक्त के 2 भाग होते हैं। जो ह्यूमन ब्लड है उसके 2 भाग हैं। रक्त के भाग कितने होते हैं भैया, 2।
रक्त के भाग होते हैं दो भाग बनाते हैं हम। एक को कहते हैं हम प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं हम ठोस रक्त कणिकाएं। ठोस रक्त कणिकाएं। ठोस रक्त कणिकाएं। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है? तो प्लाज्मा की अवस्था होती है द्रव। ये रक्त का वो भाग है जो लिक्विड है। अगर उंगली में कोई नुकीली चीज़ लग जाए तो ब्लड निकलने लगता है, खून बहने लगता है। तो खून बहने लगता है, वो जो बहता हुआ खून है वो प्लाज्मा की वजह से है। तो प्लाज्मा द्रव होता है, जबकि ठोस रक्त कणिकाओं की अवस्था कैसी होती है भैया? ये किस अवस्था में होता है? तो इसके नाम से पता चल लिया है, ये ठोस होती है। कुल रक्त का प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है ब्लड में? तो प्लाज्मा की मात्रा होती है 55 से 60%। अगर ये 55 से 60% है तो 100 में से घटा दीजिए, ठोस रक्त कणिकाओं की मात्रा कितनी आएगी? अगर ये 55 है तो 100 में से 55 घटाओगे तो 45 बचेगा। क्यों भाई? और अगर ये 60 हो जाएगा प्लाज्मा तो बाकी कितना बचेगा? 40%। कितना बचेगा? 40%। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या होती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे अंदर वो काम करती है जो वैक्सीन काम करती है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं और डिफेंस पावर को बढ़ाने का काम करती है। तो प्लाज्मा में इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये जो प्लाज्मा है, एक बात देख लीजिए, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा जल होता है। देखिए, प्लाज्मा में जल होता है लगभग 90%। जल पाया जाता है। जल के बाद में प्रोटीन होती है। जितनी भी एंटीबॉडी होती हैं सब प्रोटीन होती हैं, ठीक है। और बाकी अन्य चीज़ें पाई जाएंगी। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है और अन्य जो है वो 3% होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल। 90% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, ठीक है। 7% में एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ही प्रोटीन है, ठीक है। और बाकी 3% में अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो ठोस रक्त कणिकाएं हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसा आरबीसी पढ़ा देंगे किसी दिन, आपको कोई टॉपिक आएगा तो। आरबीसी ठोस रक्त कणिकाएं हैं। दूसरा नंबर आएगा डब्ल्यूबीसी, ये रक्त में पाई जाती हैं, वाइट ब्लड कार्पुसिल्स हैं ये। और तीसरी होती हैं ठोस रक्त कणिकाओं में, उसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। तो इतना याद रखो आप कि प्लाज्मा जो है वो 55 से 60% होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मिला के ये सब 45 से 40% होते हैं। 45 से 40% होते हैं सबको मिलाकर। रक्त में प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है। देखो, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल होता है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। ये कह रहे हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा, तो कुछ तो हैं ये कलाकार और उनके वाद्य यंत्र। ये मैं कुछ कलाकार नोट करा रहा हूँ आपको। ये तो हैं कलाकार और उन कलाकारों के हैं वाद्य यंत्र। उन कलाकारों ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है उसके बारे में। तो कलाकारों के नाम मैं लिख रहा हूँ। पहले कलाकार का नाम है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष।
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे वो? दूसरे कलाकार का नाम लिख रहे हैं शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत आते हैं सवाल ऐसे पेपर में। अमजद अली खां, नाम सुना होगा आपने, अमजद अली खां बहुत इम्पोर्टेंट नाम है पेपर के लिहाज से। एक नाम आता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, उनके पिता का नाम था अल्लाह रखा कुरैशी। और एक नाम है जाकिर हुसैन के बाद में किशन महाराज, बनारस घराने के किशन महाराज। एक कलाकार का नाम और नोट करेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। एक कलाकार का नाम आएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से सम्मानित थे वो। एक नाम आएगा अकबर अली खां। अकबर अली खां। एक नाम आएगा विलायत खां। विलायत खां। एक नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इधर लिख के देता हूँ मैं 10वां नंबर, पंडित रविशंकर। अब ये कलाकार हैं और इनकी कला कौन कौन सी है? पेपर में बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में ये कलाकार पूछे जाते हैं, बहुत एग्ज़ामों में सवाल आते हैं यहाँ से। आज मैंने सिर्फ वो कलाकार बताए हैं आपको जो कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले फेमस हैं। किसी दिन ऐसी सवाल चलेगा तो बता दूंगा कि कौन कौन से कलाकार कौन सा डांस करते हैं। डांसर एक जगह हो जाएंगे, वाद्य यंत्र वाले एक जगह हो जाएंगे, ठीक है। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, बांसुरी बजाते थे पन्नालाल घोष। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर। संतूर याद रखें, संतूर जम्मू कश्मीर का वाद्य यंत्र है, ठीक है। अमजद अली खां बताओ क्या बजाते थे? शरोद। शरोद के कलाकार थे। जाकिर हुसैन तबला वादक। किशन महाराज वो भी तबला बजाते थे। एक ही महाराज ऐसे हैं जो कथक नहीं करते, वो हैं किशन महाराज, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बांसुरी बजाते थे वो। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, बनारस घराने के थे, शहनाई बजाते थे। अकबर अली खां शरोद, सरोद बजाते थे। विलायत खां सितार। विलायत खां के पिता का नाम था इनायत खां, इटावा घराने से हैं वो। और उनके पिता इनायत खां भी, यूपी में सवाल आया था, इनायत खां भी सितार बजाते थे। सितार और सुरबहार के लिए फेमस है घराना, इटावा घराना, ठीक है। और पंडित रविशंकर भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भैया? सितार। पंडित रविशंकर भी सितार बजाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से 10 वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार कर लिए। और याद रखो एग्ज़ाम में अधिकांश चीज़ें इसी टाइप से पूछी जाती है, ठीक है। चलिए बाकी कल देखते हैं।